मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 491 आदर्श युगल। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C491 आइडल कपल एड्स बाय पॉप फ्यूचर। अध्याय 491 आदर्श युगल। त्वरित परिचय के बाद ऊना को और अधिक रोका नहीं जा सका और वह करीना की तलाश में चली गई। सेठ को नहीं पता था कि कैसे, लेकिन मांगरूपी ने आसानी से ड्रॉइड तक अपना रास्ता खोज लिया, जैसे कोई कुत्ता गन के निशान का पीछा करता है। जबकि मादा ने पूरी तरह से अपना गियर बदल लिया था और हैंगंगट्री के मुकुट के नीचे स्वतंत्रतापूर्वक घूम रही थी, दूसरी ओर टीरलाज चिंता में पेड़ की ओर देखता रहा। वह और सेठ धीरे-धीरे उत्साहित ऊना के पीछे-पीछे चल दिए। लोहार को नहीं लगा कि वे कोई नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वह उनके साथ रहे और स्थिति पर नजर रखे। उसने जो सुना था उससे उसने निष्कर्ष निकाला था कि ये सींग वाले लोग और करीना शायद एक ही वर्ग के प्राणी हैं। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि वे करीना के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, एक ऐसा प्राणी जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। करीना महत्वपूर्ण थी, वह उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने का जोखिम उठा सकता था। हालांकि सेठ की चिंताएं निराधार थीं। जैसे ही वे पेड़ के करीब पहुंचे, उन्होंने करीना को अभी भी ध्यान करते हुए पाया। विशाल वृक्ष की जड़ों के बीच आंखें बंद करके बैठी ड्रॉइड को आगंतुकों के आने का पता ही नहीं चला। उन्होंने कुछ दूरी पर रुक गई और उसने अपनी आंखें चौड़ी करके करीना को देखा। देखो देखो टियरलाक, वह वास्तव में पेड़ का हिस्सा है, उसने कहा जब उन्होंने उसे पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। हाँ, यह अपने शरीर में एक बाहरी अहंकार की तरह है। आकर्षक। क्या आपने इसे ड्रॉइड कहा? अगर ऐसा प्राणी पैदा हो सकता है तो उर्थ वास्तव में बदल गया है, उसके बगल में बैठे नर ने कहा। दोनों चुप करीना को देखते रहे, जैसे कि उन्होंने उससे ज्यादा कुछ देखा हो और ऐसी बातें करते रहे जो सेठ ठीक से समझ नहीं पाया। उसे लगा कि वह थोड़ा अलग थलग पड़ गया है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था। इसके विपरीत खासकर टियरलाज ने उनके ऊपर मंडराते पेड़ के बारे में चिंता करना बंद कर दिया था। यह न समझ पाने के बावजूद कि वे क्या सोच रहे थे, सेठ ने इंतजार किया, क्योंकि करीना को जल्दी खत्म करना था। जैसे जैसे दिन गहराता गया, ओथगॉड से कोई उनके लिए खाना लेकर आया और सेठ ने दो नए लोगों से बातचीत की। उसने बस मौजूदा दुनिया के बारे में गैर प्रतिबद्ध सवालों के जवाब दिए। वह अभी भी उनके बारे में जानने से बचता रहा, एक अजीब खोज के डर से। तो तुम मुझे बता रहे हो कि इंसानों ने बिना जादू के सभ्यता बनाई? टियरलाज ने आश्चर्य से पूछा। उसे यह बात समझ में नहीं आई। मैं कहूंगा कि मनुष्य जादू रहित दुनिया में बेहतर रहेंगे, सेठ ने सोचते हुए उत्तर दिया। एड्स बाय पॉप फ्यूचर। वह उस दूसरी दुनिया के बारे में सोच रहा था जहां वह गया था और जिसके बारे में उसने सुना था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि कोरोना अविश्वसनीय रूप से उन्नत था, लेकिन सिस्टम लागू होने से पहले कई दुनियाएं मध्ययुगीन ग्रामीण इलाकों की तरह थीं या उनमें से कई ऐसी थीं। जादू अक्सर तकनीकी प्रगति में बाधा डालता था, क्योंकि हमेशा एक मंत्र होता था जो वही काम कर सकता था, तो परेशान क्यों होना चाहिए? इससे जादूगरों और कुलीनों की प्रतिष्ठा भी खतरे में पड़ जाती थी। समस्या ये थी कि हर किसी में जादू का इस्तेमाल करने की प्रतिभा नहीं होती थी, इसलिए आम लोग जादू की दुनिया में पीछे रह जाते थे। बेशक यह उन दुनियाओं के लिए मामला था जो सिस्टम भगवान के हस्तक्षेप के बिना काम कर रही थी। सिस्टम के साथ खेल का मैदान थोड़ा समतल है, लेकिन फिर भी पुरानी सामाजिक और पदानुक्रमिक संरचनाएं बनी रहेंगी और संबंधित वर्गों द्वारा समर्थित होंगी। यास्पेटिया के मामले में पुरानी वर्ग प्रणाली को एक नई वर्ग प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो वस्तुतः खिलाड़ियों के वर्गों पर आधारित थी। यही बात सेठ ने लीना से सुनी थी और शाही पुस्तकालय में पढ़ी थी। यही कारण था कि लोहार ने सोचा कि मनुष्य शायद जादू के बिना बेहतर जीवन जी रहे होंगे। क्या ये सही था? नहीं, लेकिन तकनीक सभी की समान रूप से मदद कर सकती है। ज्ञान सार्वभौमिक था, जादू के लिए प्रतिभा नहीं। जादू के बिना दुनिया बहुत सुरक्षित थी। वहां कोई भयानक राक्षस नहीं थे, कोई सामूहिक हत्या करने वाले जादूगर नहीं थे और अमर अत्याचारियों का कोई डर नहीं था। उन्होंने मांगरूपियों को इसके बारे में थोड़ा समझाया और जब उन्होंने उन्हें अपना विश्लेषण बताया तो वे चुप हो गए। यह उनके लिए एक सांस्कृतिक झटके की तरह था कि मनुष्य बेहतर होते अगर वे उस तरह से नहीं जीते जिस तरह से वे दोनों रहते थे। सेठ, क्या हो रहा है? एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। करीना ने आखिरकार अपनी बात खत्म की और अपनी आंखें खोली। उसने दो सींग वाले मांगरूपी को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, मानो लोहार से परिचय पूछ रही हो। ओह ठीक है, ये ऊना और टियरलाज हैं, अतीत से आए समय यात्री। वे कालकोठरी के मालिक थे, लेकिन सेठ की बात तब रुकी जब ऊना ने अचानक करीना का हाथ पकड़ लिया और उत्साह से उसकी आंखों में देखने लगी। कृपया हमें बच्चा पैदा करने में मदद करें, सींग वाली मादा ने बम गिराया। करीना ने सेठ की ओर देखा, मदद मांगी। लोहार सिर्फ आहें भर सका। अल्पविराम। एड्स बाय पॉप फ्यूचर। जब उन्होंने आखिरकार अपनी व्याख्या समाप्त की तब रात हो चुकी थी। सींग वाले के बच्चे पृथ्वी और प्रकृति के बच्चे थे। उन्होंने जीवन के लिए अपने साथी चुने, लेकिन एक दूसरे के बीच प्यार में पड़ना असामान्य था और आमतौर पर टाला जाता था। कारण ये था कि हालांकि वे अन्य जातियों के साथ संतान पैदा कर सकते थे, लेकिन सींग वाले लोग एक दूसरे के बीच संतान पैदा करने में असमर्थ थे। हालांकि ऊना और टियरलाज ने इसे स्वीकार नहीं किया और बिना सफलता के प्रयास करते रहे। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, ऊना जीवन को नहीं बल्कि पत्थर को जन्म दे सकती थी। अंत में उन्होंने पत्थर बनने का फैसला किया और एक दूसरे के साथ अनंत काल तक सुखदायक नींद में रहने का फैसला किया। जब तक वे कालकोठरी से फिर से जाग नहीं गए, चिमेरा द्वारा इसे साफ करने के बाद एक नए मालिक की तलाश में। वे केवल इसलिए सहमत हुए क्योंकि कालकोठरी ने बच्चों को पैदा करने की कोशिश करने के लिए रहस्यमय तरीके की पेशकश की थी। ऐसी विधियां और जादू प्रणाली जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। उन्होंने कालकोठरी के साथ एक समझौता किया कि अगर इससे उन्हें बच्चा पैदा करने में मदद मिल सकती है तो वे कालकोठरी के मालिक और मास्टर के रूप में काम करेंगे। लेकिन उनके अपने प्रयासों की तरह वे सभी असफल रहे। मुड़े हुए पत्थर के राक्षस जो चलते थे, लेकिन उनमें जीवन और आत्मा की कमी थी। वे सिर्फ कालकोठरी की ऊर्जा से ही सजीव थे। यह मदद से ज्यादा उनकी अक्षमता का मजाक था। जब सेठ आया तो उन्होंने समझौते को तोड़ने का पहला मौका लिया और चले गए। उन्हें एहसास हो गया था कि दुनिया बदल गई है और उन्होंने इस नई दुनिया में बच्चे को जन्म देने का तरीका तलाशने का फैसला किया। जब उन्होंने ड्रॉइड जैसे प्राणी के बारे में सुना तो ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन जब उन्होंने करीना को देखा तो उसे तुरंत यकीन हो गया कि ड्रॉइड मदद कर सकता है या संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सेठ वास्तव में उनके तर्क को समझ नहीं पाया कि वृक्ष चेतना के रूप में पैदा हुआ ड्रॉइड उन्हें बच्चा पैदा करने में मदद कर सकेगा। करीना भी उनके तर्क को समझने में असमर्थ लग रही थी। सौभाग्यवश दंपति को यह समझ में आ गया कि वे अपनी बात नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बकवास करना बंद कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप हमें अपने साथ रहने और अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। हम उसे चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने ने सेठ को आखिरी हिस्सा बताया। लोहार करीना जैसा दिख रहा था, जो उलझन में थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इसके खिलाफ है। कम से कम उसके लिए प्राचीन उर्थ के कुछ अंधेरे रहस्यों को जानने की कोई खोज नहीं थी। वे बस साथ चल रहे थे और करीना पर नजर रख रहे थे। मैं इसकी अनुमति दूंगा, बस ये सुनिश्चित करें कि आप अभियान के रास्ते में न आएं और इसकी सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने अंत में कहा। दंपति को उनकी संतान की इच्छा को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। उनकी चिंताओं के विपरीत यात्रा शांतिपूर्ण रही। कम से कम दो बॉस स्तरीय मानवों के कारण कोई समस्या नहीं हुई। दंपति वास्तव में काफी मददगार थे, क्योंकि उनकी शारीरिक शक्ति अकेले ही आसपास के इलाकों में बसे कई जानवरों को पहचानने और उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। अभियान से ज्यादा तेज उन्हें सवारी की भी जरूरत नहीं थी। वे बस अभियान के साथ साथ दौड़ते और कूदते रहे, जैसे कि पहाड़ी बकरियां उछलती हैं। उनकी मौजूदगी ने मिनास मार्ग के सदस्यों के लिए यात्रा को आसान बना दिया और दोनों की लोकप्रियता उनके बीच बढ़ गई। ऊना काफी खूबसूरत थी और ओथगॉड में पुरुष एकल के बीच उसके कई प्रशंसक थे, जो उसे एक लंबी रानी कहते थे। टियरलाज के प्रशंसक थोड़े कम थे, जिसका दोष केवल ओथगॉड में पुरुषों के उच्च अनुपात को दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता रहा तो सेठ को नए विचार आने लगे, जैसे कि इस जोड़े को वापस घर ले जाना और डेल्टा में दोनों को एक आदर्श जोड़े के रूप में प्रचारित करना। हालांकि यह सेठ पर काम नहीं करता, लेकिन दोनों में एक ऐसा करिश्मा था जिसके कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। अगर उसने डेल्टा में मिनास मार्ग के लिए विज्ञापन देने के लिए उनका इस्तेमाल किया तो
नहीं, वह पैसे के लालच में नहीं आ सकता, कम से कम अभी तक तो नहीं। हाँ, भले ही उन्होंने कोई खोज शुरू की हो, अगर यह हाइपरबोलियास की खोज पूरी करने के बाद हुआ तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। लोहार ने आंखें सिकोड़ लीं। खोज में कोई आपत्ति न करने के विचार ने उसे संदिग्ध बना दिया था। क्या वह बदल गया था, या वह उनके करिश्मे से उतना प्रतिरक्षित नहीं था जितना उसने सोचा था। उसने मन ही मन नोट कर लिया कि वह उन दोनों के साथ आगे और कोई संबंध नहीं रखेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 492 कीट नियंत्रण। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C492 कीट नियंत्रण। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 492 कीट नियंत्रण। ऊना और टियरलाज की सुरक्षा सुनिश्चित होने के कारण वे अपेक्षा से अधिक तेजी से यात्रा करने में सक्षम हुए और शीघ्र ही अगले तहखाने में पहुंच गए। ये भी एक प्राकृतिक गुफा थी, लेकिन कथित तौर पर यह केवल 50 स्तर तक की गई थी। इस बार सेठ के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी और न ही बहुत अधिक अनुभव। वह अपने अनुभव बार को लगभग 65% तक भरने में सक्षम था। अभी भी 68 स्तर से लगभग आधा स्तर दूर है। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी, यहाँ तक कि यहाँ भी उच्च स्तरीय कालकोठरी उतनी आम नहीं थी जितनी कोई उम्मीद कर सकता है। सेठ कोई कालकोठरी विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उसने सीखा था कि एक कालकोठरी की विकास गति और सीमा अक्सर उसके स्थान से तय होती थी। यही कारण था कि उच्च स्तरीय कालकोठरियां अधिक भाग्यशाली पाई जाती थी, क्योंकि वे विकास के लिए अच्छे स्थान पर होती थी। तीसरे कालकोठरी में भी केवल 60 का स्तर था। ये कालकोठरी कुछ खास नहीं थी, उस कालकोठरी के विपरीत जहां वह सींग वाले लोगों से मिला था। वे सेठ के लिए कोई खतरा नहीं थे और कोई बड़ा लाभ भी नहीं था, लेकिन बाद ने जो कुछ भी पाया उसे ले लिया। गोलेम के साथ वह बस उनके बीच से भागता हुआ, अनुभव प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ा। तीसरे कालकोठरी के बाद वह अंततः 68वें स्तर पर पहुंच गया था। किसी के स्तर के अनुरूप या उससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले कालकोठरी और किसी के स्तर से नीचे के कालकोठरी के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से स्पष्ट था। वे 5 दिनों से सड़क पर थे और पहाड़ी शहर तक पहुंचने में उन्हें 3 दिन और लगेंगे। सेठ को थोड़ी चिंता होने लगी। उसे अपने स्तर को बढ़ाने के लिए 8 योग्यता बिंदुओं की आवश्यकता थी, जिसका मतलब था कि उसे 71 स्तर तक पहुंचना था। उनके रास्ते में केवल 2 और कालकोठरी थी और केवल एक में 70 स्तर के राक्षस होने की सूचना मिली थी। उसे संदेह होने लगा कि क्या वह इस यात्रा पर अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। फिर भी उसने खुद को भाग्यशाली माना कि उसे यह अवसर मिला। भले ही वह एक स्तर से पीछे रह गया हो और डेल्टा में कालकोठरी में जाने के लिए उसे इंतजार करना पड़े, लेकिन वह लगभग एक सप्ताह में कई स्तर हासिल करने में सक्षम था। रास्ता साफ करने के लिए चिमेरा की कठोर तैयारी के बिना इस यात्रा में कई साल लग सकते थे। खैर, शायद उसने पहले इस विकल्प के बारे में नहीं सोचा होगा। तुम थोड़े चिंतित लग रहे हो, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? चिमेरा के पिछले नेता अजुल ने उससे बात की जब वह अपने विकल्पों के बारे में सोच रहा था। सेठ को लोगों से कोई रहस्य छिपाने की आदत नहीं थी जिन पर वह भरोसा करता था। मीना की सलाह पर अमल करते हुए उसने अपनी परेशानी के बारे में शिकायत करने का मौका नहीं छोड़ा। क्या तुम पहाड़ों में कुछ और कालकोठरियों की तलाश नहीं कर सकते? तुम अपने आप को सिर्फ उन तक ही सीमित क्यों रखना चाहते हो जो रास्ते में है? चिमेरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ ने हैरानी से उसकी ओर देखा। बेशक, ये इन पहाड़ों में सिर्फ कालकोठरी नहीं थी और उसे खुद भी उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं ऊना और टियरलाज से कुछ देखने के लिए कह सकता हूँ। बढ़िया विचार है अजुल। उसने चिमेरा की प्रशंसा की। किसने सोचा होगा कि एक नया दृष्टिकोण उसकी चिंताओं का समाधान लाएगा। वह तब तक पहाड़ों पर खेती कर सकता था जब तक वह उस स्तर तक नहीं पहुंच जाता जिसकी उसे जरूरत थी। कहा और किया। लोहार ने सींग वाले मानवों से कहा कि जब वे इधर उधर दौड़ रहे हों और क्षेत्र की खोज कर रहे हों तो वे कालकोठरी पर नजर रखें। उसे नहीं पता था कि उन्होंने उसे गलत समझा था या नहीं, लेकिन उसके पूछने के तुरंत बाद ही उन्हें एक तहखाना मिल गया, मानो उन्होंने खास तौर पर किसी तहखाने की तलाश की हो। ये तो बहुत जल्दी हो गया, सेठ ने आश्चर्य से कहा जब वे अचानक रिपोर्ट करने आए। टियरलाज अपना गाल खुजला रहा था। उन्होंने स्वीकार किया, ईमानदारी से कहूं तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जानते थे कि कहां देखना है। उन्होंने जो कालकोठरी पाई वह एक प्राचीन खंडहर थी जिसे वे अपने समय से जानते थे। कालकोठरी के पीछे की बुनियादी बातों को समझने के बाद उन्होंने किसी भी स्थिति में वहां जाने का फैसला किया। यह उनके नियोजित मार्ग से ज्यादा दूर नहीं था। 2 सींग वाले लोगों के अनुसार ये पहाड़ पहले बहुत गर्म थे और जिस घाटी में वे अभियान लेकर गए थे वह कभी एक हरा भरा दलदली इलाका था। जिस खंडहर में वे उसे ले गए वह कभी एक छोटा मंदिर था। हालांकि अब केवल नींव ही मुश्किल से दिखाई देती थी। आसपास स्तंभों के कुछ टूटे हुए टुकड़े भी थे। बीच में एक नीली घूमती हुई डिस्क थी जो टूटे हुए मंदिर की नींव के ऊपर हवा में खड़ी थी। जिस कालकोठरी की बात हो रही थी वही तरह की दरार या पोर्टल कालकोठरी थी। सेठ ने एक पल के लिए सोचा कि क्या कालकोठरी में प्रवेश करना चाहिए या नहीं। समस्या ये थी कि उसे कालकोठरी के अंदर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये पोर्टल कालकोठरी मुश्किल थी क्योंकि कभी कभी उन्हें छोड़ने के लिए एक शर्त हो सकती थी। उसने सुना था कि वाइसिटी वास्तव में बाहर से कालकोठरी के अधिकतम स्तर और पैमाने को मापने की तकनीक पर काम कर रही थी, लेकिन उसके पास स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था। पोर्टल में फेंका गया गोलेम रिकॉर्डर उसके अंदर जाते ही प्रसारण बंद कर देता है। अंत में लोहार ने फिर भी कालकोठरी में प्रवेश करने का फैसला किया। वह वास्तव में इस यात्रा के साथ स्तर को पूरा करना चाहता था और भले ही कालकोठरी में उच्च स्तरीय जीव हो यह एक बोनस था। चूंकि ये दरार कालकोठरी अक्सर छोटे आयामों तक जाती है, इसलिए पहले संकीर्ण कालकोठरियों की तरह कोई आकार प्रतिबंध नहीं होगा। वह बड़े गोलेम को स्वतंत्र रूप से छोड़ने में सक्षम होगा। सबसे खराब स्थिति में सेठ के पास अभी भी पफल्स और पायथन थे। टैडजेल और सेरेस भी थे। लोहार ने पिछले कालकोठरी में काटने वाले मसीह के भाले का परीक्षण किया था और उसे तत्व की शक्ति को स्वीकार करना पड़ा था। एड्स बाय पब फ्यूचर आउटगोट टैंक लगा रहा था। ऊना और टियरलाज ने अपने यात्रा पथ को साफ करके उन्हें बहुत समय दिया था, इसलिए अभियान ने पास में ही डेरा डालने और सेठ के कालकोठरी खत्म करने का इंतजार करने का फैसला किया। सभी ने आराम करने के अवसर की सराहना की। उन्होंने लिडिया से कहा, जब मैं 24 घंटे के भीतर वापस नहीं आऊंगा तो जलसार से संपर्क करें और अभियान जारी रखें। क्या तुम्हें यकीन है कि हमें तुम्हारे पीछे अंदर नहीं आना चाहिए? लिडिया ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। सेठ की नजरें आउटगोट 3 और सींग वाले मानवों पर घूम रही थीं। कोई बुरा नहीं माना, लेकिन जब मैं वाकई मुश्किल में पड़ जाऊंगा तो आप में से कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा। अगर यह ऐसी चीज है जिससे मैं नहीं निपट सकता तो आपको जल सर को फोन करना होगा, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। लिडिया ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन ऐसा लगा कि वह समझ गई कि उसका क्या मतलब था। वह अनिच्छा से ही स्वीकार कर सकती थी कि अगर लोहार मुसीबत में पड़ गया तो मैं उनकी शक्ति के स्तर से ऊपर था। लिडिया और 3 को निर्देश देने के बाद सेठ ने गोलेम को बाहर निकाला और पोर्टल में प्रवेश किया। एक पल के लिए उसे लगा कि बर्फीले शून्य उसकी त्वचा पर रेंग रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पाथवर्क्स के माध्यम से यात्रा करते समय महसूस होता है। उसका स्वागत गर्म नम हवा से हुआ जो उसे दीवार की तरह लगी। वह भी अभी बर्फीले पहाड़ों को पीछे छोड़कर उष्णकटिबंधीय जलवायु में आया था। उसने जो देखा उससे उसे तुरंत ऊना और टियरलाज की कई बातें याद आ गईं। गर्म विस्तृत दलदली भूमि। सेठ ने जिस जगह कदम रखा वह आर्द्र भूमि, दलदल और पानी का विस्तृत क्षेत्र था। वह ऊंची सूखी भूमि पर खड़ा था जिस पर पेड़ों का एक छोटा सा झुंड था। ताजी बारिश, वनस्पति और दलदली सड़क की गंध उसकी नाक में भर गई। जिस द्वार से वह अभी गुजरा था वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो यह एक विशिष्ट आवश्यकता वाले लोगों में से एक था। दलदली भूमि पर पक्षियों की एक विशेष नस्ल का कब्जा हो गया है। इन दलदली भूमियों को नुकसान पहुंचाने वाले कांस्य पक्षियों को मार डालो। 0/300 पुरस्कार रिटर्न पोर्टल डेंगोन चेस ग्रेटर दैन। सेठ ने दलदली भूमि और विरल वृक्षों के विस्तृत परिदृश्य को देखा। 300 पक्षी। इसमें कुछ समय लग सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 493 स्टिम्पेलियन पक्षी।
गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C493 स्टिम्पेलियन पक्षी एड्स बाय पॉप फ्यूचर। अध्याय 493 स्टिम्पेलियन पक्षी। उनका कवच वास्तव में मोटा है, सेठ ने टिप्पणी की जब उसने गोलेम को दलदली मगरमच्छ से लड़ते देखा। खोज में पक्षियों के प्लेग के बारे में बताया गया था, लेकिन वे इस कालकोठरी में रहने वाले एकमात्र जीव नहीं थे। उनमें से एक दलदली मगरमच्छ था। वे कील की तरह सख्त थे, प्रेमियों की गुफा में मूर्तियों के बराबर। लेकिन वे अच्छे शिकार थे क्योंकि वे आमतौर पर अकेले होते थे और लव 70 के आसपास रेंज में होते थे। गोलेम के समूह के लिए उनसे लड़ना मुश्किल नहीं था और सेठ को हर हत्या पर अच्छा खासा अनुभव मिलता था। ये इस यात्रा पर पहली भीड़ भी थी जिसे सेठ ने इकट्ठा करना सार्थक पाया। जब वह उन्हें वापस लाता तो वह उन्हें मिनास मान में शिकारियों को सौंप सकता था। उनकी सख्त खाल चमड़े के कवच के लिए एक बेहतरीन सामग्री बन सकती थी। अनुभव के अच्छे स्रोत के बावजूद सेठ ने अपना समय आनंद से नहीं बिताया, मुख्यतः इन दलदली भूमियों के नजारों के कारण। यहाँ कोई भी जानवर सुंदर नहीं था, लेकिन दलदल में उसका सामना सबसे खराब जीवों से हुआ, जो शायद रकमक्खियां और विशाल जोंक थे। बाद में लोहार ने बंदर गोलेम शूरवीरों में से एक को बुलाया और उसके कंधों पर बैठा दिया। हालांकि बड़ा गोलेम अपने वजन के कारण नरम जमीन में डूबने लगा, लेकिन इसने सेठ को पानी की सतह से पर्याप्त दूरी बना दी। विशालकाय जोंक सचमुच विशालकाय थे। वे इतने लंबे थे कि वे अपने मोटे काले और चिपचिपे शरीर को पानी से ऊपर उठा सकते थे। अगर वे ऐसा करते तो उनका बदबूदार गोल मुंह रेजर दांतों से भरा हुआ उसकी आंखों के स्तर पर आ जाता। यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्ति की सड़ी हुई सांस और सड़ता हुआ चेहरा भी उससे कहीं ज्यादा सुंदर था। सबसे बुरी बात यह थी कि उनके पास शक्तिशाली चुपके कौशल थे। वे उथले पानी की सतह के नीचे बिना देखे ही अपने शिकार पर आसानी से चल सकते थे। गोलेम पर चढ़ने से पहले सेठ कई बार डर गया था। वह पानी से दूर जाने के लिए और भी बड़े गोलेम का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। ज्यादातर बड़े गोलेम टूटी हुई चट्टान के नीचे दबे रह गए। चूंकि लोहार के पास अपने गोलेम को दूर से इकट्ठा करने का कोई आसान तरीका नहीं था, इसलिए उसे उन्हें छोड़ना पड़ा। क्रोना लौटने के बाद उनका उनसे संपर्क टूट गया। 8 मीटर ऊंचे गोलेम पर बैठे एकमात्र परेशान करने वाला जीव जो उसे परेशान कर सकता था वह था ब्लिथफ्लाई। ये विशाल शोरगुल करने वाले और असंख्य कीड़े जिनके पास खून निकालने के लिए बिच्छू के डंक जैसी कोई चीज होती थी, दलदल के चारों ओर उड़ते थे और बेहद तेज थे। एड्स बाय पॉप फ्यूचर। उनके बारे में एकमात्र सकारात्मक बात यह थी कि वे उस पर छिपकर हमला नहीं कर सकते थे। वह अपने धनुष और जादू से लव 0.65 कीड़ों को उनके बहुत करीब आने से पहले ही मार गिराने में सक्षम था। कुल मिलाकर कालकोठरी का औसत स्तर 70 था और यह मार्ग पर अन्य कालकोठरी से अलग नहीं था। 30 मिनट बीत चुके थे जब सेठ ने आखिरकार पहला कांस्य पक्षी देखा। यह एक भूरे रंग का सुनहरा सिलहूट था जो आसमान से नीचे उतरा और दूरी पर एक ब्लिथफ्लाई को चीरता हुआ निकल गया। एक ही झटके में अपने शिकार को मारने के बाद पक्षी अपना भोजन खाने के लिए जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर रुक गया। यह एक सारस की तरह था, लेकिन इसकी बड़ी और लंबी सुनहरी चोंच थी जिसने आसानी से ब्लिथफ्लाई को मार डाला था। इसके पंख प्रकाश में धातु की चमक के साथ चमक रहे थे। चूंकि यह जादू की पहुंच से बाहर था, इसलिए सेठ ने अपना माइंड वीपर निकाला और पक्षी पर निशाना साधा। इस कौशल से घबराकर उसने अपना सिर अपने भोजन से उठाया, लेकिन उसे उस तीर का सामना करना पड़ा जो पहले से ही उसकी जान लेने के लिए आ रहा था। घबराहट में जानवर ने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तीर ने अपना लक्ष्य पाया और पक्षी की छाती में जा लगा। सेठ को आश्चर्य हुआ कि पक्षी हमले से बच गया। बुरी तरह घायल होने के कारण वह उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोहार ने पहले ही दूसरा तीर उसके रास्ते में भेज दिया था। ये तीर वास्तव में जानवर की आंख में जा लगा, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। उसने पक्षी की लाश को वापस लाने के लिए एक गोलेम को भेजा। लोहार ने अपनी विशेषता के कारण ओलंपियन पौराणिक कथाओं पर शोध करने में काफी समय बिताया था। इन पक्षियों के बारे में अंदाजा लगाने के लिए काफी था। वे हेराक्लीस के कार्यों में वर्णित पक्षियों से काफी हद तक मिलते जुलते थे। उन्हें स्टिम्पेलियन पक्षी इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय वे जिस क्षेत्र में उत्पात मचा रहे थे। पक्षी की लाश को अपने हाथों में थामे हुए उसने पाया कि उसके पंख बहुत तीखे थे और धातु से बने थे। ये भी इसी कवच की बदौलत था कि पक्षी उसके पहले हमले से बच गया। पहली बार तीर उसके दिल को भेदने में असमर्थ था। चोंच भी उसी तरह धातु की थी और उसे स्टिलेटो की याद दिलाती थी, जैसे खंजर सेठ ने ओरा में बनाए थे। फिर भी ये धातु के पंखों वाला पहला पक्षी नहीं था जो उन्हें कालकोठरी में मिला था। एड्स बाय पॉप फ्यूचर। यदि ये वास्तव में हेराक्लीस मिथक के स्टिम्पेलियन पक्षियों जैसी ही प्रजाति के हैं, तो वे अपने पंख फड़फड़ाएंगे और जहरीली गंदगी फेंकेंगे। उन्होंने लाश को करीब से देखते हुए कहा। अकेले शव से सेठ ये पता नहीं लगा सका कि क्या यह इन पक्षियों के लिए सच था। पंख आसानी से अलग नहीं हो सकते थे। जहां तक जहरीली गंदगी की बात है, वह वास्तव में उस पर जांच नहीं करना चाहता था। उसे उनसे लड़ना होगा और यहीं पर उसे समस्या नजर आई। पक्षी की प्रतिक्रिया उसे लड़ने की नहीं बल्कि भागने की थी। अगर उसे उन सभी का इस तरह से शिकार करना पड़े तो ये बहुत कष्टदायक होगा और शायद इसमें कई दिन लग जाएंगे। हेराक्लीस ने ये कैसे किया? मार्क टैटजेल ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, उसने उनकी कॉलोनी ढूंढ ली और एक देवी से मदद ली जिसने उसे एक जोड़ी यंत्र दिए जिससे पक्षी डरकर हवा में उड़ जाता था। फिर नायक उनमें से कुछ को आसानी से मार गिरा सकता था, जबकि बाकी पक्षी भाग जाते थे और कभी वापस नहीं आते थे। उसने सांप के बच्चे को समझाया। यहीं पर सेठ को एहसास हुआ कि उसने घोंसले के शिकार के लिए जगह बनाने की संभावना के बारे में नहीं सोचा था। उसने समस्या का समाधान एक-एक करके उन्हें मारने के बारे में सोचकर किया था। फिर भी सेठ के लिए यह तरीका कारगर नहीं रहा। उसे कालकोठरी से बाहर निकलने के लिए एक खास संख्या को मारने की जरूरत थी, न कि उन्हें डराने की। महान मैं पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बुन सकता था, फिर वे भाग नहीं सकते थे। पफल्स ने सुझाव दिया। सच है, अगर सेठ उनके प्रजनन स्थल को खोजने में कामयाब हो गए और उन्होंने उन पर एक विशाल जाल फेंक दिया तो वे भागने में असमर्थ होंगे। जब तुम्हारे पास जादू का यंत्र भी है तो तुम्हें जाल की क्या जरूरत है? पक्षियों को लोरी सुनाओ और उन्हें खत्म करने का काम गोलेम पर छोड़ दो। ओज ने पफल्स के शानदार सुझाव में हस्तक्षेप किया। सेठ इस बात से सहमत हुए बिना नहीं रह सके। अगर वह संगीत का इस्तेमाल करके पक्षियों को भागने या खुद की रक्षा करने से रोक सके तो यह उन्हें जाल में फंसाने से भी बेहतर होगा। पफल्स के साथ अपने संबंधों के माध्यम से वह महसूस कर सकता था कि आइविस थोड़ा उदास था क्योंकि उसके विचार की अनदेखी की गई थी। इतना नहीं कि वह इसे जोर से कहे, लेकिन इतना कि सेठ को यह बात ध्यान में आए। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ एक अच्छी योजना है। अगर वहाँ घोंसले के मैदान है तो हमें सबसे पहले उन्हें ढूंढना होगा। मैं उन्हें निष्क्रिय करने के लिए संगीत का उपयोग करने की कोशिश करूंगा और अगर वह काम नहीं करता है तो पफल्स अपना जाल फेंकने के लिए तैयार हो जाएगा। सेठ ने उनके विचारों को संक्षेप में बताया। वह महसूस कर सकता था कि उसने दुष्वप्न सेंटीपीड को सफलतापूर्वक शांत कर दिया था। अब बस यही उम्मीद बची थी कि इन पक्षियों के पास वास्तव में ऐसे घोंसले के मैदान है और उन्हें ढूंढना है। उन्हें नहीं पता था कि दलदली भूमि कितनी बड़ी है, जिससे एक टीम के रूप में इसे खोजना मुश्किल हो गया। भले ही पफल्स इधर-उधर उड़ने लगे, यह अच्छी बात थी कि सेठ ने कोरोना में कुछ चीजें सीखी थी और कुछ सामान वापस भी लाया था। लोहार ने दलदल का पता लगाने के लिए रिकॉर्डर गोलेम का एक झुंड छोड़ा। इस बीच वह और गोलेम की टीम दलदल से गुजरते रहे और अनुभव इकट्ठा करते रहे। एड्स बाय पॉप फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 494 फसल उत्सव। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C494 फसल उत्सव। एड्स बाय पॉप फ्यूचर। अध्याय 494 फसल उत्सव। सेठ ने अपनी सूची में मौजूद सभी गोलेम को छोड़ दिया था, जो यकीनन बहुत अधिक नहीं थे। उसे अपने अधिकांश घिनौने गोलेम को पीछे छोड़ना पड़ा क्योंकि उन सभी को अलग-अलग इन्वेंट्री स्लॉट की आवश्यकता थी। कम से कम उसके पास वर्तमान में मौजूद 25 गोलेम ही उसके पास मौजूद सबसे मजबूत गोलेम थे। सेठ को वास्तव में हाउसिंग स्किल जैसी कोई चीज न होने का अफसोस था, जो कुछ उच्च रैंकिंग वाले टैमर क्लास के पास होती है। अपने आसपास के क्षेत्र को वन्य जीवों से मुक्त करने के बाद वह अगले स्तर के करीब पहुंच रहा था। आखिरकार सेठ ने आश्चर्य से कहा जब रिकॉर्डर को अंततः एक पक्षी कॉलोनी का संकेत मिला।
वह घबरा रहा था। 2 घंटों में जब गोलेम दलदल के नजदीकी इलाके में आबादी कम कर रहे थे, तब उन्हें सिर्फ 5 अन्य पक्षी मिले थे, जिनमें से 2 भागने में कामयाब रहे। अगर पक्षियों की कोई कॉलोनी नहीं होती, तो सेठ को अपने राशन की स्थिति के बारे में चिंता करनी पड़ती, क्योंकि इतने सारे पक्षियों को खोजने में हफ्ते लग सकते थे। सब लोग यहाँ आओ, हमें अपना लक्ष्य मिल गया है। उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा होने के लिए बुलाया। गोलेम लोहार के पास इकट्ठा हुए और अपने शिकार को साथ लेकर आए। लोहार ने तुरंत शुरुआत नहीं की। कई कालकोठरियों और कई लड़ाइयों के बाद गोलेम दयनीय स्थिति में थे। खासतौर पर वे 5 गोलेम शूरवीर जो शुरू से ही लड़ रहे थे। हालांकि गोलेम पुनर्जीवित हो सकते थे और उनका कवच भी ऐसा कर सकता था। अगर यह गोलेम का हिस्सा होता, तो उन्हें अलग कवच देने से सामान्य रूप से बहुत बेहतर प्रभाव पड़ता। ये सिर्फ रखरखाव की आवश्यकता के साथ आया था। महान युद्ध से पहले सेठ ये सुनिश्चित करना चाहता था कि गोलेम और उनके उपकरण अपने चरम पर हों। उनमें से 2 के कवच को देखकर उसे अपने निर्णय पर भरोसा हो गया। यहाँ तक कि महाकाव्य वस्तुओं को भी उच्च स्तरीय विरोधियों के खिलाफ कुछ टूट-फूट का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन दोनों ने पक्षी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि पक्षी में कवच भेदने की विशेषता थी। हथियार बहुत बेहतर स्थिति में थे, क्योंकि गोलेम प्रतिद्वंद्वी के आधार पर हथियार बदल रहे थे। कोई भी चीज कितनी भी क्षतिग्रस्त क्यों न दिख रही हो, और भी बेहतर होने के कारण सेठ 1 घंटे से थोड़े ज्यादा समय में सब कुछ ठीक करने में सक्षम था। ठीक है, हम तैयार हैं। पफ, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? सेठ ने अपनी सूची में सभी गोलेम डाल दिए और पफल्स पर सवार हो गया। घोंसले के मैदान काफी दूर थे। गोलेम रिकॉर्डर द्वारा कालकोठरी की खोज शुरू करने के बाद ही सेठ को एहसास हुआ कि यह वास्तव में कितना विशाल था। इसका विशाल आकार ही इस बात का एक अच्छा स्पष्टीकरण था कि यह अभी तक क्यों नहीं टूटा था। दरार से राक्षसों के बाहर निकलने के बिना सेठ समझ सकता था कि चिमेरा को कैसे नहीं मिला। एज बाय पफ फ्यूचर, यह अच्छी बात थी कि इसका आकार उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। जिस जगह पर पहुंचने में गोलेम को 2 घंटे लगते थे, वहीं तेज पफल्स आधे घंटे से भी कम समय में पार कर जाते थे। ये ठीक नहीं है, अपने जाल तैयार रखो पफ। हमें चीजों का क्रम बदलना पड़ सकता है, सेठ ने रवाना होने के कुछ मिनट बाद कहा। जब उसने रिकॉर्डर गोलेम की तस्वीर फिर से जांचनी चाही, तो स्थिति बदल चुकी थी। पहले वह जगह कांस्य रंग के पक्षियों से भरी हुई थी, लेकिन अब वहां सिर्फ खाली घोंसले थे। रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करते हुए उसने पाया कि पक्षी अचानक उड़ गए थे, मुश्किल से 30 मिनट पहले। किसी बात ने पूरे झुंड को चिंतित कर दिया था। मुझे लगता है कि मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है। आगे देखो, पफल्स ने टिप्पणी की। सेठ ने ऊपर देखा और दूर एक बादल देखा। इसकी मदद से वह आकाश में पक्षियों के घने झुंड को पहचान पाया। वे सोने और कांस्य रंग के पत्तों के बादल की तरह उनकी दिशा में आ रहे थे। ये संयोग नहीं हो सकता। एक त्वरित विचार के साथ लोहार को एहसास हुआ कि कैसे उन्होंने झुंड को सबसे अधिक सतर्क कर दिया था। 2 पक्षी जो भाग गए, उनमें से कम एक ने कॉलोनी को चेतावनी दी होगी कि हमलावर उनका शिकार करने आए थे, या वे बदला लेने के लिए आए थे। उसे एहसास हुआ कि यह कालकोठरी कितनी क्रूर थी। यह न केवल एक भयंकर शत्रुतापूर्ण और घृणित वातावरण था, बल्कि कालकोठरी खिलाड़ी को पक्षियों की ऐसी घृणित नस्ल को अपमानित करने के लिए मजबूर करती थी। कोई भी साधारण साहसी दल धोखा खा जाएगा। जैसे ही वे पक्षियों में से किसी एक को भागने देते, उन्हें एक साथ पूरे झुंड का सामना करना पड़ता। सवाल बदल गया, क्या मैं भूख से मरने से पहले 300 पक्षियों का शिकार कर सकता हूं? से बदलकर, क्या मैं कालकोठरी में सभी पक्षियों के एकजुट हमले से बच सकता हूं? सेठ के इशारे पर पफल्स उतरा और बादलों में लौटने से पहले उसे उतरने दिया। पक्षी ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया था कि उन्होंने लोहार या दुश्मन सेंटीपीड को देखा था। अंत में वह गोलेमों के लिए ढाल और पैर जमाने के लिए धरती की दीवारें खड़ी करता था। जल्द ही झुंड इतना करीब आ गया कि उन्हें देखा जा सका। वे काफी करीब हैं पफ, अब तुम्हारी बारी है। मुझे देखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक बढ़िया योजना कैसी दिखती है। जमीन पर सेठ ने अपनी खुद की तैयारियां शुरू कर दी। पक्षी के आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। लड़ाकू गोलेम को बाहर लाने के बाद सेठ ने कुछ लाउडस्पीकर गोलेम भी छिपा दिए। एज बाय पफ फ्यूचर, जिस क्षण आइविसन ने बोलना बंद किया, प्रकाश की एक मोटी किरण अचानक पक्षियों के घने झुंड में घुस गई। खोज काउंटर तुरंत 34/300 तक बढ़ गया और अनुभव की लहर आ गई। एक अधिसूचना सुनी जा सकती थी। बहुत बढ़िया, वह अपने भाग के लिए तैयार होते हुए चिल्लाए बिना नहीं रह सका। प्रकाश की किरण के साथ आइविसर बादलों से बाहर निकल आया। हमले ने झुंड के गुस्से को इकट्ठा कर लिया था और अब वह ऊपर दुश्मन सेंटीपीड पर हमला कर रहा था। किसी पुरानी राक्षस फिल्म की तरह आइविसर ने एक फनल के आकार का जाल उगल दिया जो धूप में सुनहरा चमक रहा था। हालांकि सामने वाले पक्षी को पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन झुंड बहुत घना था। केवल कुछ ही पक्षी जाल से बच पाए। जाल में फंसने और अपनी गति में बाधा आने के कारण झुंड गिरने लगा। पफल्स ने पहले जाल के ऊपर 2 और जाल बिछाए, लेकिन कुछ और पक्षी अपने पंखों से धागे काटकर भागने में सफल हो गए। जो कुछ लोग बच गए थे, उन्हें नजरअंदाज करते हुए झुंड का अधिकांश हिस्सा नीचे दलदल में जा गिरा, ठीक उस जगह के सामने जहां सेठ और गोलेम इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कांस्य पक्षी जमीन और पानी पर संघर्ष कर रहे थे, स्पीकर गोलेम ने विकृत वीणा ध्वनि को जोर से बजाना शुरू कर दिया और एक राक्षसी आवाज दृश्य में प्रवेश कर गई। उद्धरण चिन्ह डॉट, तुम्हारे बहानों से थक गए हो, अब जीने का कोई उपाय नहीं है। मैं तुम्हें अभी रुकने के कारण बताता हूं, जबकि तुम फर्श पर तड़प रहे होगे। सेठ ने उसके एक गाने को गाना शुरू किया। नींद लाने का विचार उस समय खिड़की से बाहर चला गया जब स्पष्ट हो गया कि वे घोंसले से बाहर निकल चुके हैं। इसके बजाय उन्होंने ये गाना चुना। संगीतकार की स्थिति और इरादे के आधार पर इसका प्रभाव बदलता रहता है। यह नशे और उत्साह से लेकर स्तब्धता और अवसाद तक होता है। शराब का दानव किसी व्यक्ति को बहुत कुछ कर सकता है। पक्षियों के लिए यह बात वाली बात थी। उनकी आक्रामकता कम हो गई और वे जाल के अंदर लगभग सुस्त हो गए। यह इस हद तक था कि सेठ खुद भी इस बात से घबरा गए कि इन जानवरों के खिलाफ ये कितना कारगर साबित हुआ। क्या वे सिर्फ दिमागी हमलों के प्रति संवेदनशील थे? तुम्हें खुद को इस तरह छोटा नहीं समझना चाहिए, तुमने भी सुधार किया है। इसके अलावा यह मैं ही हूं जो अपना संगीत बजा रहा हूं। वीणा ने कभी और खुद की प्रशंसा की। निराश पक्षियों ने कोई प्रतिरोध भी नहीं किया, क्योंकि गोलेम ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। सेठ को जो बात उलझन में डाल रही थी, वह ये थी कि उनके बीच कोई बॉस नहीं था। कोई कालकोठरी बॉस नहीं, कोई कुली नहीं, कोई अल्फाबेट नहीं। वे सभी 65 से 71 के स्तर के बीच थे। जब वह गा रहा था, तो उसने एक गोलेम को कड़वी दया का भाला थमा दिया। ये देखकर कि पक्षी पानी में डूबे हुए थे और आंशिक रूप से धातु से बने थे, स्टॉर्म एलिमेंटल्स बिजली के हमले से प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलेगी। जल्द ही वध के मैदान पर एक बिजली पक्षी की छाया दिखाई दी। यह क्या है? तत्ववादी भ्रमित हो गया। उसने देखा कि सभी पक्षी जमीन पर पड़े हैं और अपने वध की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मत पूछो, बस इस गंदगी को संभालने में मदद करना शुरू करो। पफल्स ने उसे डांटा, क्योंकि सेठ के पास समय नहीं था। उसे गाना था। पक्षियों पर बिजली गिरने में ज्यादा समय नहीं लगा। सेठ को पक्षियों पर दया आ गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। सेठ का अनुभव और खोज काउंटर तेजी से बढ़ गया। जब खोज काउंटर 300 पर पहुंचा, तब तक उनका काम पूरा नहीं हुआ था, लेकिन लोहार के पास एक संदूक और एक वापसी पोर्टल दिखाई दिया। हालांकि कत्लेआम तब तक जारी रहा, जब तक कि अंततः एज बाय पफ फ्यूचर कोफाई दानाव तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 495 पाताल लोक का परमिट। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C495 हैरिस का परमिट। एज बाय पफ फ्यूचर अध्याय 495 पाताल लोक का परमिट। सेठ ने हैरानी से नोटिफिकेशन सुनी। उसे क्लास स्किल अनलॉक किए हुए काफी समय हो गया था। वह खोज पुरस्कार या अनलॉक पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वह अभी भी गा रहा था। गोलेम और एलिमेंटल अभी भी पक्षियों को मारने में व्यस्त थे। उसका अनुभव बार बढ़ता जा रहा था और वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। जब गोलेम आखिरकार खत्म हो गए, तभी वह वीणा को नीचे कर सका और किसी और चीज पर ध्यान दे सका। अपनी स्थिति की जांच करने पर उसने पाया कि उसका अनुभव बार पहले ही लगभग 1/4 भर चुका था। कौशल विंडो पर नजर डालने पर उसे जल्दी ही नया कौशल मिल गया। इसे हेड्स के चैंपियन कहे जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त पहला कौशल कहा गया और लगा।
मृतकों की आत्माओं को बुलाएं। अंडरवर्ल्ड के देवता की अनुमति से आप धन्य द्वीपों से एक आत्मा को बुला सकते हैं और थोड़े समय के लिए उसकी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। विवरण के अनुसार यह एक सफल या असफल कौशल हो सकता है, लेकिन एक मृतनायक के कौशल को प्राप्त करना बहुत शक्तिशाली हो सकता है, भले ही ये थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो। उन्होंने जो ब्लूप्रिंट खोले वे ओलंपियन श्रृंखला के थे। इनमें से ज्यादातर हेफेस्ट की कम ज्ञात कृतियां और उनसे जुड़े जादू टोने थे, जैसे कि पॉलीटेक्निस की कुल्हाड़ी या होमोनिया का रोब और नेकलेस। इस बीच गोलेम ने सभी पक्षी शवों को इकट्ठा कर लिया था ताकि वह उन्हें अपनी सूची में डाल सके। ने भी अपना काम किया था और आम छोटी और मध्यम आत्माओं के लिए उनके आत्मा काउंटर क्रमशः 130 और 55 तक बढ़ गए थे। लगभग 50% के साथ कौशल स्तर के साथ ड्रॉप दर बहुत बढ़ गई थी। अब कालकोठरी में केवल संदूक से इनाम इकट्ठा करना बाकी था। सेठ ने सोने की फिटिंग वाली लकड़ी की पेटी को लात मारकर खोला और उसे सोने का ढेर मिला। साथ ही एक बहुत ही टिकाऊ और शानदार मुकुट वाला एक अलंकृत हार भी था। यह हार किसी जादूगर द्वारा मंत्रमुग्ध करने के लिए उपयुक्त था। इसे क्वार्टर सर्कुलर कहा जाता था और यह जादूगरों के लिए एक अच्छी वस्तु थी। ये नाम इसके प्रभावों से आया था। इसने मैना को 25% तक सुधारा, मैना पुनर्जनन को 25% तक, मंत्र में कमी को 25% तक और मैजिक डैमेज को 25% तक बढ़ाया। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था। अपने इनाम को इकट्ठा करने के बाद तकनीकी रूप से उसका काम पूरा हो गया था। इस जगह और इसके जानवरों को कितना घिनौना पाया, इसके बावजूद सेठ सीधे वापसी पोर्टल से नहीं निकला। जब वह लड़ रहा था तब रिकॉर्डर गोलेम को कुछ और मिल गया था। कालकोठरी मालिक और कोर, वह सिर्फ कोर को लूटने नहीं जा रहा था। सेठ गंभीरता से इस कालकोठरी को हमेशा के लिए बंद करने के बारे में सोच रहा था इस बार। हालांकि इस तरह के उच्च स्तरीय कालकोठरी आम नहीं थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्रूर था। एक साथ कई सौ जानवरों के खिलाफ साहसी लोगों के एक समूह को खड़ा करना और शर्त पूरी होने तक उन्हें बंद रखना। ये कालकोठरी सिर्फ मौत का जाल थी। अगर वह इस कालकोठरी को यहीं छोड़ देता तो यात्री अंदर भटक सकते थे और अपनी जान गंवा सकते थे। भले ही वे चेतावनी के संकेत लगा दें, लेकिन उसे संदेह था कि लोग दूर रहेंगे। एज बाय फ्यूचर, हालांकि कालकोठरी में मौत एक साहसी व्यक्ति के लिए स्थायी नहीं थी, लेकिन यह अनुचित था। इस तरह से अनुभव और उपकरण खोना निराशाजनक था। इसके अलावा वह व्यक्ति निकटतम साहसी गिल्ड में जागेगा जो डेल्टा या एप्सिलॉन में से कोई एक था। कालकोठरी का इनाम और पक्षियों के शवों को संग्रहित करने के बाद वह पफल्स की पीठ पर सवार हो गया और वे अनजाने में कालकोठरी की दिशा में उड़ गए। कृपया प्रतीक्षा करें, आप इस ओर क्यों आ रहे हैं? एक विशाल मगरमच्छ जो कम से कम 3 गुना बड़ा था और जिसके पास पत्थर जैसा कवच था, जब वे कालकोठरी के केंद्र के पास पहुंचे तो सामने आया। ये कालकोठरी का मालिक ही होगा, वे हाल ही में इतने बातूनी क्यों थे? मैं इस कालकोठरी को हमेशा के लिए बंद करने की सोच रहा था, सेठ ने ईमानदारी से कहा। लेकिन तुमने पहले ही खोज पूरी कर ली है और इनाम पा लिया है। मैंने अपनी ज्यादातर इकाइयां उस इनाम में डाल दी हैं। तुम मेरी कालकोठरी क्यों बंद करना चाहते हो? ये दिल दुखाते हुए चिल्लाया। क्या हो रहा है? सेठ ने उलझन में सोचा, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है? पहले वे बेवकूफ पक्षी और अब तुम। मैं इन परिस्थितियों में कालकोठरी का प्रबंधन कैसे कर सकता हूं? उसने विलाप किया। ये पहली बार था जब सेठ ने मगरमच्छ के आंसू देखे। सचमुच लाक्षणिक रूप से नहीं, जीते मगरमच्छ की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। दयनीय, पफल्स ने टिप्पणी की। लोहार उस खतरनाक मगरमच्छ को अजीब तरह से घूर रहा था जो उदास होकर गुस्से में था। छोटी परियों के गुस्से का सामना करने का पर्याप्त अनुभव होने के बावजूद वह इस बारे में अनभिज्ञ था कि एक विशाल मगरमच्छ के ऐसा करने पर उसे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जानवर को इस बात का पूरा अंदाजा था कि अगर वह दृढ़ निश्चयी हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उस पर हमला करना ही गलत लगा। सेठ को अपने दुश्मनों पर कोई दया नहीं थी, लेकिन ये देखकर वह अवाक रह गया। फिर भी उसने एक बात नोटिस की, उसने पक्षियों के बारे में शिकायत की थी। क्या उनके साथ कोई समस्या थी? ठीक है, तुम बताओ कि क्या हुआ, हम इस पर बात कर सकते हैं। उसने मगरमच्छ को शांत करने की कोशिश की। एक बार जब वह कालकोठरी के मालिक को इस बिंदु पर ले आया कि उससे बात की जा सके, तो उसने आंसुओं के साथ अपनी स्थिति उसे बताई। ऐसा नहीं था कि पक्षी की खोज कालकोठरी की सामान्य कार्यप्रणाली थी। मैंने उन्हें एक बदकिस्मत गचा में पकड़ा और वे मेरी बात नहीं सुनते। फिर वे दूसरे कालकोठरी के जानवरों पर प्रार्थना करके बढ़ते रहे। मैं फिर कभी गचा नहीं खेलूंगा, उसने उससे रोते हुए कहा। एज बाय फ्यूचर, सेठ को पूरी तरह से नहीं पता था कि कालकोठरी कैसे काम करती है, लेकिन ऐसा लगता था कि पक्षी कालकोठरी में एक तरह के परजीवी के रूप में काम कर रहे थे। अंत में केवल मजबूत कवच वाले जानवर या वे जो तेजी से बढ़ते रहे वे ही जीवित बच पाए। अपने किसी भी संसाधन का उपयोग करने में असमर्थ होने के कारण वह कालकोठरी खोज का उपयोग करने और उनसे छुटकारा पाने का प्रयास करने से खुद को नहीं रोक सका। तो अब से तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे? सेठ ने संदेह भरी निगाहों से उसे देखते हुए पूछा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जहरीले कीड़े, घिनौने जानवर, लेकिन पक्षियों का विशाल झुंड नहीं। मैं वादा करता हूं, मगरमच्छ ने उसे आश्वासन दिया। लोहार को इस बात पर यकीन नहीं था कि यह बेहतर है या नहीं, लेकिन अंत में लोग अपने जोखिम पर ही प्रवेश करेंगे और पहले से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, मैं इन परिस्थितियों में कालकोठरी बंद नहीं करूंगा, लेकिन क्या आप आश्वस्त हैं कि आपने मुझे वह सब कुछ दे दिया है जो आप दे सकते थे? उसने फिर से पूछा। शायद मगरमच्छ अभी भी लूटा नहीं गया था। मेरे पास वास्तव में कुछ भी नहीं बचा है, कृपया दया करें। विशालकाय जानवर ने अपनी पीठ पर पलटकर कुत्ते की तरह अपना नर्म पेट दिखाते हुए अपनी पूर्ण अधीनता दर्शाई। ठीक है, इसे शर्मनाक मत बनाओ, मेरे जाने का रास्ता खोलो। तुरंत उसने उत्सुकता से कहा और सेठ के पास एक दरार खुल गई। लोहार ने मगरमच्छ पर आखिरी नजर डाली। उसे मारना आखिरी स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था, उसे अभी कालकोठरी की कमान सौंपना ही बेहतर विकल्प था। सेठ ठंडे पहाड़ों पर लौट आया जहां हर कोई इंतजार कर रहा था। लगभग उष्णकटिबंधीय दलदलों को छोड़ने के बाद ठंड काफी ताजा थी। उसने सोचा कि अगर कालकोठरी कभी टूट गई तो उन वैम्प जानवरों का क्या होगा? क्या ये चीजें कठोर पर्वतीय जलवायु में जीवित रह सकती हैं? आप हमारी खोज से संतुष्ट लग रहे हैं, टेरलाग ने उससे कहा। मैं सच था, सेठ अभी अच्छा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। यह एक और कालकोठरी थी जिसे वे व्यापार मार्ग में जोड़ सकते थे और वह लगभग स्तर ऊपर करने के साथ समाप्त हो गया था। उम्मीद है अगला स्तर वास्तव में गोलेम फौज था जिसका वर्णन सेरेस ने किया था। शिविर में वापस लौटने पर उन्हें मिश्रित भावनाओं का सामना करना पड़ा। चिंता मत करो, हम यहाँ डेरा डालेंगे जब तक कि सभी लोग आराम नहीं कर लेते, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया, जिससे माहौल हल्का हो गया। अंततः वह कालकोठरी में केवल कुछ घंटों के लिए ही रुका था और सभी लोग थोड़े चिंतित थे कि वे शिविर स्थापित करने के तुरंत बाद ही निकल पड़ेंगे। अभियान दल ने काफी देर तक आराम किया, फिर सभी लोग अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर पर्वतीय शहर की ओर आगे बढ़ गए। एज बाय फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।